हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जुगाड़ू रीजनिंग। तो आज से हम लोग पढ़ने वाले एक टॉपिक जिसका नाम है पजल। अगर पजल टॉपिक की बात करें तो ये टॉपिक जो है आपका बैंकिंग या इंश्योरेंस के एग्जाम में 10 से 15 मार्क में मिनिमम आने वाला है। कम से कम 10 से 15 मार्क में, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, 10 से नीचे आज तक कोई भी एग्जाम में नहीं पूछा गया बैंकिंग और इंश्योरेंस में। एसएससी की बात करें तो एसएससी के अंदर एक आधा सवाल आता है, तो एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से या रेलवे के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है टॉपिक। और एसएससी और रेलवे के अंदर बहुत लो लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। और आज जो हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, पहले बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन जो बैंकिंग या इंश्योरेंस का बिल्कुल बेसिक लेवल का भी जो क्वेश्चन होता है वो भी एसएससी का बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन हो जाता है। तो बिल्कुल आज बैंकिंग या इंश्योरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूरा पढ़ाने वाला हूं। बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और अच्छे लेवल तक के क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं पजल की, तो पजल के अंदर बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस रहता है। जैसे आप यहाँ पे लिस्ट देख पा रहे होंगे कि कितने टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं, है ना। जैसे कुछ पजल के कुछ टाइप हो गए, कैटेगराइज, डेजिग्नेशन, टाइम फ्लोर, फ्लैट एंड फ्लोर वगैरह वगैरह। तो ये जितने भी टाइप के क्वेश्चंस देख रहे हैं आप बोर्ड पे, वो सारे टाइप के क्वेश्चंस मैं अलग अलग सेशन के अंदर आपको करवाऊंगा। तो अभी जितने आप 9 टाइप के क्वेश्चंस देख रहे हो, तो 9 अलग अलग सेशंस चलेंगे और 9 सेशंस के अंदर मैं आपको पूरा पजल डिटेल में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये सारे टाइप के क्वेश्चंस हम करवाने वाले हैं। इसके लिए बस जरूरी है, जैसे ये टॉपिक अगर हम देखते हैं ब्लड रिलेशन, है ना, यहाँ पे ब्लड रिलेशन टाइप पजल आता है, तो इसके लिए जरूरी है कि आपको ब्लड रिलेशन आना चाहिए। और यहाँ कंपैरिजन बेस्ड पजल देख रहे हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि आपको ऑर्डर एंड रैंकिंग टॉपिक का ऑर्डर वाला कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो ये 2 टॉपिक के साथ कॉम्बिनेशन वाला आएगा, बाकी सब इंडिपेंडेंटली अपना पजल ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके साथ कैटेगराइज बेस्ड पजल, है ना। आज सबसे पहले टाइप देखते हैं बेटा कैटेगराइज बेस्ड पजल। अब देखिए कैटेगराइज बेस्ड पजल में, जैसे यहां पे आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े पहले, तो क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ चीजें दे रखी है ना। क्वेश्चन के अंदर आपको जैसे यहां पे कुछ चीजें दे रखी है, जैसे कि कुछ पर्सन के नाम दिए गए हैं और उसके साथ कुछ सिटी वगैरह दे रखे हैं, है ना। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन। तो आई होप सबने स्टार्टिंग का क्वेश्चन का पोर्शन थोड़ा सा देख लिया है कि यहाँ पे कुछ टीचर्स दिए गए हैं, है ना, कुछ सिटी दे रखी है, इतनी चीजें हमें दे रखी है, और ये कुछ अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, वो चीज दे रखी है ना। तो जब कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये होता है कैटेगराइज बेस्ड पजल। अब इसको सोल्व कैसे किया जाएगा? सोल्व करने के कहने को बेटा 2 तरीके हैं, पर मैं सिर्फ एक ही तरीका आपको समझाऊंगा। दोनों तरीके हमें देखने नहीं है। क्यों नहीं देखना है? क्योंकि जो दूसरा टाइप का जो तरीका है वो राइट रॉन्ग वाला मेथड है, पर वो मेथड से हर टाइप के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते। नो डाउट कुछ क्वेश्चंस बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है, लेकिन हर टाइप के क्वेश्चंस उससे सॉल्व नहीं हो पाते। तो उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो कि सर इसमें कौन सा तरीका अपनाएं, कौन सा तरीका ना अपनाएं। इसलिए बेटर है हम सिर्फ एक मेथड देखेंगे और उसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जो पहला मेथड है, जो मतलब कैटेगराइज बेस्ड पजल को सॉल्व करने का एक ही जो मेथड है, वो ये है कि आपको सबसे पहले पर्सन के नाम लिखने होंगे। जैसे इस टॉपिक को टेबुलेशन भी बोला जाता है, दैट मीन्स क्या, टेबल बनाने हैं। तो इस टॉपिक के अंदर चाहे पूरा टॉपिक ले लीजिए आप, हमारा काम होगा हमें टेबल बनाना है। तो चलिए टेबल कैसे बनाना है वो देखते हैं। सबसे पहले जो पर्सन दे रखे हैं आपको उसके नाम लिखने होंगे। जैसे मुझे ये पर्सन दिए, पर्सन के नाम लिखे, साथ में क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है। देखो ये टीचर्स दे रखे थे, टीचर्स के अलावा दे रखे आपको सिटी, है ना, और सिटी के अलावा आपको दे रखे यहां पे कुछ सब्जेक्ट। तो आपका काम ये होगा कि सबसे पहले, है ना, उनको लेके एक टेबल बनाएंगे। जैसे टीचर्स लिख लिए, उनके सामने सिटी और सब्जेक्ट। जब कभी भी आपके पास कैटेगराइज बेस्ड पजल आएगा, आपका काम ये रहेगा बच्चों कि आपको ऑलवेज पर्सन शुरू करना है ना। आपको ऑलवेज पर्सन का नाम लिख के शुरू करना है क्वेश्चन को, इसके अलावा और कुछ चीज लिखनी नहीं है। अब देखिए करना क्या है ना, जिसके बारे में जो भी कुछ दिया है पॉजिटिव चीजें उसके सामने लिखनी है। मान लो आपको ऐसा बोला है कि पी अहमदाबाद में रह रहा है, तो पी के सामने अहमदाबाद लिखोगे। लेकिन मान लो ऐसा बोला है कि पी अहमदाबाद में नहीं रह रहा, मींस कुछ अगर नेगेटिव चीज दे दी, तो नेगेटिव चीजें ऑलवेज लेफ्ट साइड लिखोगे। आई रिपीट, पॉजिटिव चीजें हमेशा सामने लिखी जाएगी और नेगेटिव चीजें हमेशा लेफ्ट साइड। जैसे मान लो बोल दिया कि पी मुंबई जा रहा है, तो मुंबई सामने लिख लिया। पी मुंबई नहीं जा रहा तो लेफ्ट साइड लिख लिया, है ना। तो सबसे पहला काम ये करना है। तो चले मैं एक बार एक सवाल को सोल्व कर रहा हूं, आप शांति से देखिए चीजों को कि कैसे सोल्व किया जाता है, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से आप लोग ट्राई करेंगे। चले, सो यहां पे जैसे एक चीज दे रखी है, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, हर लिखा होगा ये,
मान लो ये दिया हुआ है, नहीं भी दिया हुआ, तो आपको ऑलवेज यही मान के चलना है कि सेम ऑर्डर में नहीं होंगे। सेम ऑर्डर का मीनिंग समझ रहे हो क्या? जैसे सेम ऑर्डर मीन्स क्या कि पी जो है वो वाराणसी जा रहा है, क्यू जो है वो पुणे जा रहा है, ऐसा फिक्स नहीं है, ये ऑर्डर फिक्स नहीं है, राइट? मतलब पी कहीं पे भी जा सकता है इन सिटी में से, तो ये सेम ऑर्डर ऑलवेज दिया होगा कोई भी सवाल में। अगर ये दिया है नहीं दिया है कंफ्यूज नहीं होना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्यू बिलोंग्स टू आगरा। चलो क्यू आगरा को बिलोंग कर रहा है, तो पॉजिटिव चीज जैसे मैंने बोला क्या करेंगे, सामने लिखेंगे क्यू बिलोंग्स टू आगरा एंड डज नॉट टीच मैथ और फिजिक्स। मैथ और फिजिक्स टीच नहीं कर रहा, नहीं कर रहा मींस नेगेटिव आ गया ना, तो नेगेटिव क्या करोगे, लेफ्ट साइड लिखोगे। तो ये मैथ और फिजिक्स टीच नहीं कर रहा, ठीक है। आगे दिया है आर टीचेस इंग्लिश, आर टीचेस इंग्लिश एंड डज नॉट बिलोंग टू जौनपुर और मुंबई। आर जौनपुर और मुंबई को बिलोंग नहीं कर रहा, नेगेटिव चीज बेटा लेफ्ट साइड लिखेंगे, आर जौनपुर और मुंबई को बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है ना। फिर दिया है टी बिलोंग्स टू भोपाल एंड टीचेस हिंदी। टी बिलोंग्स टू भोपाल एंड टीचेस हिंदी। द वन हु टीचेस साइंस बिलोंग्स टू लखनऊ। अब देखो बोला गया है कि जो साइंस टीच कर रहा है वो लखनऊ को बिलोंग कर रहा है। अब हमें एग्जैक्टली नहीं पता कौन साइंस टीच कर रहा है या कौन लखनऊ को बिलोंग कर रहा है। जैसे साइंस लखनऊ दोनों साथ में आएंगे, अब दोनों साथ में यहां पे या इन दोनों जगह पे कहीं पे भी आ सकता है। जब एग्जैक्ट नहीं पता वो कहां पे आएंगे, जिसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, उसको ऑलवेज साइड में लिखोगे, है ना, उसको ऑलवेज क्या करोगे, साइड में लिख लोगे। जो साइंस टीच कर रहा है वो लखनऊ को बिलोंग कर रहा है। चलो एस बिलोंग्स टू वाराणसी। एस वाराणसी को बिलोंग कर रहा है। चलो वाराणसी यहां पे आ गया। अब देखो इससे एक चीज समझ में आ रही है, साइंस और लखनऊ के लिए हमारे पास अब 3 जगह बची है, एक बढ़ गई, ठीक है ना। फिर दिया है डब्ल्यू टीचेस संस्कृत। डब्ल्यू संस्कृत टीच कर रहा है। अब एक और चीज समझ में आ गई भाई, साइंस और लखनऊ के लिए अब 2 ही जगह बच गई है ना। तो देखो जो साइड में लिखा है ऑलवेज आपके ध्यान में होना चाहिए, है ना, कि हमने क्या लिखा है और उसके लिए कौन कौन सी जगह बच रही है, वो ऑलवेज आपके दिमाग में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो साइड में लिख लिया है वो साइड में रह जाए, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है पी डज नॉट बिलोंग टू लखनऊ। पी लखनऊ को बिलोंग नहीं कर रहा। भाई पी में लखनऊ नहीं आएगा तो अब लखनऊ के लिए तो वी ही बचा, क्योंकि लखनऊ के साथ साइंस आना चाहिए। अब साइंस और लखनऊ दोनों एक साथ एक ही जगह बची है ना, यहां पे लखनऊ मना कर दिया तो लखनऊ और साइंस यहीं पे आएंगे। तो चलो यहां पे आ गया लखनऊ और आ गया साइंस। आगे दिया है वन हु टीचेस फिजिक्स बिलोंग्स टू जौनपुर। जो फिजिक्स टीच कर रहा है वो जौनपुर को बिलोंग कर रहा है। अब फिजिक्स और जौनपुर साथ में हमारे पास एक ही जगह है भाई, है ना। जो फिजिक्स टीच कर रहा है वो जौनपुर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। तो देख लो जितनी चीजें हमें दे रखी थी हम पूरा डेटा प्रॉपरली लिख चुके हैं। देखो पजल में और कुछ नहीं है, पजल आसान टॉपिक है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। मेन चीज आप कैसे उस चीज को लिखते हो वो ज्यादा मैटर करता है। लिखने का तरीका अच्छे से आना चाहिए, ऐसा नहीं कि जो मन किया हर चीज साइड में लिख लिया है। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, आर जौनपुर और मुंबई को बिलोंग नहीं कर रहा, यहां लिख लेंगे जौनपुर मुंबई नहीं बिलोंग कर रहा। सब साइड में लिखोगे ना तो टोटल कंफ्यूजन रहेगा, सोचने में टाइम लगेगा, इसलिए प्रॉपर तरीके से लिखना बहुत जरूरी है। अब देखो क्या करना है ना, एक बार जो 4 चीजें दी थी हमने लिख ली, अब उसके बाद जो नेगेटिव चीजें ज्यादा दे रखी है उसको फोकस करेंगे। जहां पे सबसे ज्यादा नेगेटिव चीजें दे रखी है उसको टारगेट करोगे। जैसे देखो आर को मैंने देखा, आर जौनपुर को बिलोंग नहीं कर रहा, जौनपुर ऑलरेडी लिख चुके हैं। आर मुंबई को बिलोंग नहीं कर रहा, बेटा मुंबई यहां नहीं आ रहा तो मुंबई यही जाएगा, एक ही जगह बची है। चल क्यों मैथ टीच नहीं कर रहा, भाई मैथ यहां नहीं आ रहा तो मैथ यहीं पे आएगा। देखो फिजिक्स ऑलरेडी हो चुका था, फिजिक्स ये टीच नहीं कर रहा था पर फिजिक्स तो लिख चुके थे, तो क्यों मैथ टीच नहीं कर रहा तो मैथ यहां आ जाएगा। और लास्ट में जो बचेगा वो लिख लेंगे। लास्ट में हमें लिस्ट में से देखना है जो बचा होगा वो, यहां पे लिस्ट में से बचा हुआ है पुणे, दैट इज यहां पुणे लिख लेंगे। और सब्जेक्ट में लिस्ट में से बचा हुआ है हमारे पास केमिस्ट्री, राइट, तो यहां पे केमिस्ट्री लिख लेंगे। देखो अगर मैं एग्जाम देने गया हूं, मैं कभी भी ये भी नहीं देखता कि बचा क्या है, सिंपल सी चीज है भाई, क्या बचा है उसको लिखने का क्या ही मतलब। जब मान लो आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बाद 5 क्वेश्चन में से अगर आपको ऐसा पूछा है कि कौन बंदा है ना, ऐसा कौन टीचर है जो केमिस्ट्री टीच कर या क्यों कौन सा सब्जेक्ट टीच कर रहा है, तो सिंपल सी चीज है, यहां ऑप्शन में देख लेंगे, है ना, ऑप्शन से देख लेना है भाई कि भाई क्यों का सब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है, बाकी सीधा टिक लगा लेंगे देख के, है ना, तो तब ऑप्शन से चले जाएंगे। तो बेटर है क्या बचा है वो लिखने की जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत नहीं है स्टार्टिंग में। देखो इस टाइप से सवाल आता है, मेन चीज है टेबल बनाना, बाद में सवाल तो आराम से बहुत ईजी है, कुछ भी टिक लगा सकते हो आप। देखो जैसे W बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, W कौन सी सिटी को बिलोंग कर रहा है, दैट इज मुंबई, है ना, आंसर टिक लगाने में कुछ नहीं है।
पी टीचेस विच ऑफ द सब्जेक्ट, पी कौन सा सब्जेक्ट टीच कर रहा है भाई, फिजिक्स, ठीक है। एस टीचेस विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट, एस सब्जेक्ट पढ़ा रहा है अपना मैथ, ठीक है। पी बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, पी कौन सी सिटी को बिलोंग कर रहा है, दैट इज जौनपुर, है ना। और लास्ट पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ स्टूडेंट सिटी एंड सब्जेक्ट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है ना। तो देखो वी लखनऊ साइंस, यहां भी दिया है वी लखनऊ साइंस, वो करेक्ट है, बाकी सारे क्या है गलत है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कैसे सॉल्व करना है। तो सिंपल कैटेगराइज बेस्ड पजल में ऑलवेज पर्सन से शुरू करेंगे। तो इसका टेबल भी कैसे बनेगा, सबसे पहले पर्सन लिखोगे, उसके सामने क्या लिखोगे, कलर लिखोगे, और उसके सामने डिफरेंट कंपनी के नाम लिखोगे, है ना। तो सामने की तरफ पॉजिटिव चीज है, लेफ्ट साइड नेगेटिव चीज है। चलो आपके पास 3 मिनट है, इसको कंप्लीट करेंगे, है ना। ट्राई करेंगे इसको 3 मिनट के अंदर कंप्लीट करने का, या फिर जो कि पहला सवाल है थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए तो मैं ज्यादा टाइम भी दे सकता हूं, 3.5 मिनट दे रहा हूं, 3.5 मिनट में इसको कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे, है ना। सामने की तरफ पॉजिटिव चीजें लिखेंगे, लेफ्ट साइड नेगेटिव चीजें, और जिसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दिया है उसको साइड में लिखेंगे। चलें, देखते हैं इस सवाल को कैसे अप्रोच करेंगे। जैसे यहां दिया गया था, स्टार्टिंग हमारा यहां से हो रहा था, बोला गया था वन हु लाइक रेड कलर इज फ्रॉम एसेंचर, जिसको रेड कलर पसंद है वो एसेंचर को बिलोंग कर रहा है। अब हमें ये नहीं पता रेड और एसेंचर कहां आएंगे, तो नहीं पता है तो उसको साइड में लिख लोगे,
रेड एसेंचर। ठीक है, आगे दिया है एल लाइक्स ग्रीन कलर, एल लाइक्स ग्रीन कलर एंड इज नाइदर फ्रॉम इंफोसिस नॉर गूगल। भाई एल इंफोसिस और गूगल से नहीं है, नेगेटिव चीजें क्या करेंगे, लेफ्ट साइड लिख लेंगे ना, वही चीज ध्यान रखना है। ठीक है, आगे दिया है द वन लाइक सिल्वर इज फ्रॉम एडोब, जिसको सिल्वर कलर पसंद है वो एडोब को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, आगे दिया गया है एम इज फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, एम इज फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट एंड डज नॉट लाइक पिंक कलर, एम को पिंक कलर नहीं पसंद है, डज नॉट लाइक पिंक कलर। वन हु लाइक पिंक कलर इज नॉट फ्रॉम गूगल, जिसको पिंक कलर पसंद है वो गूगल से नहीं है, इज नॉट फ्रॉम गूगल। ओ लाइक्स येलो कलर, ओ को येलो कलर पसंद है। आर इज नॉट फ्रॉम एसेंचर, आर एसेंचर से नहीं है, तो ध्यान में आना चाहिए आपको कि एसेंचर आप पहले भी लिख चुके हो। देखो एसेंचर रेड लिखा था आपने पहले, तो बोला आर एसेंचर से नहीं है, दैट मींस ऐसे बोल सकता हूं कि आर को रेड कलर नहीं पसंद है या एसेंचर नहीं है, जो भी लिखना चाहो। ठीक है, फिर दिया है आर इज नॉट फ्रॉम एसेंचर, डज नॉट लाइक पिंक, आर एसेंचर से नहीं है और उसको पिंक कलर भी नहीं पसंद है, तो देखो रेड और पिंक दोनों मना कर दिए हमने यहां पे। आगे दिया एक्स डज नॉट लाइक पिंक, एक्स को पिंक कलर नहीं पसंद है। Q is from TCS, Q is from TCS and likes neither maroon nor pink, और Q को मरून नहीं पसंद और ना ही पिंक पसंद है। चले, तो पहला काम जो था हमारा यही था कि जो भी डेटा दिया है प्रॉपरली इसको लिख लो। अब क्या करना है, कुछ सोचना है कि कौन सी चीज कहां पे आएगी, है ना। अब थोड़ा सा दिमाग लगाने का काम करना है, बस हम इतना ध्यान रखना है रेड और एसेंचर साथ में आएंगे, सिल्वर एडोब साथ में आएंगे। अब दोनों साथ में आने के लिए हमारे पास टोटली ये 3 जगह अवेलेबल है ना, तो इन जगह में से कोई भी 2 जगह पे ये साथ में आने वाला है। अब थोड़ा ध्यान से देखोगे तो शायद ऐसा लग सकता है कि सर अभी समझ नहीं आ रहा कौन कहां आएगा, है ना, ऐसा हो सकता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो सबसे पहला क्या करेंगे, जिसके बारे में सबसे ज्यादा नेगेटिव चीजें दे रखी है उसको ट्राई करेंगे, उसको टारगेट करेंगे। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव क्या दिया है, पिंक के बारे में दिया है, पिंक यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है और यहां पे भी नहीं है। आप देख सकते हो ये चारों जगह पिंक नहीं है, तो पिंक के लिए एक ही जगह बची, दैट मींस कंफर्म हो गया हमारे पास पिंक यहीं पे आएगा, है ना, पिंक के लिए और कोई जगह बच नहीं रही है। ठीक है, चले, और क्या था भाई, ये दोनों साथ में आने चाहिए और ये दोनों साथ में आने चाहिए। अब साथ में आने के लिए हमारे पास 2 ही जगह है ना, 2 ही जगह अवेलेबल है। इसमें भी बोला था रेड एसेंचर साथ में आएगा और यहां पे रेड मना किया है, तो रेड एसेंचर यहां साथ में नहीं आ सकते, तो यहीं जाएंगे, है ना, और कोई जगह नहीं है, दैट इज रेड एसेंचर यहां फिक्स हो गए भाई। ठीक है ना, जैसे ही रेड एसेंचर यहां फिक्स हो गए, यहां सिल्वर एडोब फिक्स हो जाएगा। भाई सिल्वर एडोब साथ में आने चाहिए थे, साथ में आने के लिए एक ही जगह है, दैट इज यहां पे सिल्वर एडोब फिक्स हो जाएगा। ठीक है ना, ओके। चले, अब कलर की बात करें तो क्यू में मरून मना किया है, जब मरून यहां नहीं आएगा तो मरून ऊपर ही जाएगा और कोई मरून के लिए जगह नहीं बच रही है ना। और लास्ट में जो कलर बचा है वो यहां पे लिख लेंगे, है ना। और कलर में हमारे पास बचा हुआ है व्हाइट, राइट। वैसे क्या बचा है, मैंने जैसे बोला देखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में पूछा है तो काम का है, नहीं पूछा है तो जरूरत नहीं है, और अगर क्वेश्चन में पूछा है तो ऑप्शन से भी आप टिक लगा सकते हैं। चले, आगे अगर बात करते हैं, है ना, आगे अगर बात करें कंपनीज को फिक्स करने के लिए, तो देखिए जरा एक चीज हमें पता है, पिंक में गूगल मना किया है, एल में भी गूगल मना किया है, गूगल यहां नहीं है, गूगल पिंक में भी नहीं है, तो फाइनली गूगल के लिए की जगह बची, है ना। चले, एल में इंफोसिस मना किया है, इंफोसिस जब यहां मना किया है तो इंफोसिस नीचे फिक्स हो जाएगा, है ना। और लास्ट में जो कंपनी बचेगी वो यहां लिखेंगे, दैट इज कंपनी में हमारे पास जो बची हुई है दैट इज HCL, राइट। तो इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, चल, अब इसके भी आप पे कुछ क्वेश्चंस हैं, आई होप क्वेश्चन देखने की कोई जरूरत है नहीं, है ना, क्वेश्चन में कुछ नहीं, जस्ट टिक लगाना है देख के, और कुछ नया नहीं होता क्वेश्चन में। चले, आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन अब धीरे से, है ना, अब यहां पे आपका लेवल बढ़ चुका है, पहले दोनों सवाल बहुत आसान थे, अब जो है थोड़ा सा लेवल बढ़ जाएगा यहां से, तो ट्राई करेंगे अच्छे लेवल के साथ, है ना, अच्छे लेवल के साथ क्वेश्चन है, यहां से बिल्कुल ट्राई करेंगे।
लास्ट 40 सेकंड रिमेनिंग। चले, सो टाइम अप। हो सकता है देखो आपको टाइम बहुत कम पड़ रहा है, लेकिन रियलिटी में अगर देखें तो एग्जाम में हमारे पास इतना ही टाइम है ना। इतने टाइम के अंदर आपको कंफर्म पजल हो चाहे सिटिंग हो, आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। अब देखिए इतना टाइम क्यों है, अगर टाइमिंग के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं तो देखो बेटा, आप कोई भी बैंकिंग या इंश्योरेंस का एग्जाम देते हो, कोई भी बैंकिंग या इंश्योरेंस का एग्जाम देते हो, तो आपके पास 35 क्वेश्चंस हैं। मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं सबसे पहले, तो मेंस की तो बात बाद में आएगी, पहले प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं। प्रीलिम्स में आपके पास 35 क्वेश्चन है, कोई भी बैंकिंग या इंश्योरेंस का एग्जाम देते हो तो, ठीक है, जिसके अंदर से 20 से लेके 25 तक, ज्यादातर 25 आता है क्वेश्चंस। 20 क्वेश्चन से लेके 25 क्वेश्चन आपके सिर्फ दो टॉपिक से आता है, दैट इज सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल, है ना। इतने मार्क के क्वेश्चंस आपके आते हैं। अब 20 क्वेश्चन यानी क्या, 4 पजल, है ना, क्योंकि एक में 5 क्वेश्चन होता है, और 25 क्वेश्चन 25 मार्क यानी कि हो गया 5 पजल, पजल या सिटिंग अरेंजमेंट जो भी कह लो आप, है ना। अब 4 पजल के लिए आप ये चीज सोचे ना यार, टोटल आपके पास टाइम ही 20 मिनट है, टोटल टाइम ही आपके पास 20 मिनट है। अगर 20 मिनट का टाइम है, अगर 4 पजल आ जाती है तो 4 इंटू, है ना, 3 मिनट, 12 मिनट यहीं पे चली गई। अगर आप एक पजल को 3 मिनट देते हो तो, ठीक है, और अगर 5 पजल आई 15 मिनट, 15 मिनट इधर चले गए, है ना। तो अब ये चीज सोचो, है ना, 1 मिनट देते हैं अगर, मतलब 3 मिनट देते हैं अगर एक पजल के पीछे, तो ये सिनारियो बनता है। अगर 4 पजल आई तो 12 मिनट चली गई, है ना, 4 पजल आई तो 12 मिनट जा चुकी है आपकी। अब बची मुश्किल से 8 मिनट है। 8 मिनट के अंदर आपको बाकी के 15 मार्क लाने हैं, ठीक है। और अगर यहां पे जाते हो 15 मिनट चली जा चुकी है, तो 5 मिनट बचा है, 5 मिनट के अंदर बाकी के 10 क्वेश्चन करने हैं आपको। ये आपके पास रियलिटी में ये सिनारियो है। अब देखो, जब कभी भी हम एग्जाम देते हैं तो हमें यह करना रहेगा सबसे पहले बेटा, कि हम लोगों को अगर मान लो 15 क्वेश्चंस मिसलेनियस के पूछे गए सिटिंग पजल के अलावा के, तो आपका टारगेट बेटा ये रहना चाहिए कि जो 15 सवाल सिटिंग पजल के अलावा के है ना, उसको कंप्लीट करने के लिए आपके पास मैक्सिमम जो टाइम अवेलेबल है वो है 7 मिनट। 7 मिनट के अंदर आपको कैसे भी करके उसको कंप्लीट कर देना है ना, 15 मार्क का, है ना, जो सिटिंग पजल के अलावा के जो क्वेश्चंस है, 7 मिनट के अंदर आपको चाहे कुछ भी हो उसको कंप्लीट करना है, और उसको पहले करना है। क्यों, सिटिंग पजल भाई ये क्वेश्चन आप देख रहे हो सकता है ना कई बार कि भाई ये क्वेश्चन नहीं बन रहा हमसे, हो सकता है कोई चीज प्रॉपर टाइम पे हिट नहीं कर रही दिमाग को। अगर नहीं हो रहा है तो पजल नहीं बनेगा। तो पजल स्टार्टिंग में कभी नहीं करना है, ऑलवेज आपको सिटिंग पजल को छोड़ के बाकी के टॉपिक पहले करने होंगे, और पहले 7 मिनट के अंदर 15 मार्क आपको सिक्योर करने हैं। वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद सिटिंग पजल के जो 4 क्वेश्चन बचे हैं या 5 क्वेश्चन बचे हैं उसको आप कवर अप करोगे। तो यही सिनारियो आपका एग्जाम में रहना चाहिए, सेम यही स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, इसके अलावा और कोई स्ट्रेटेजी नहीं अपनानी है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन में क्या था, है ना। बस टारगेट वही होना चाहिए, 3 मिनट में पजल कंप्लीट करना है, दैट टू टिक लगाने के साथ आंसर, है ना, 3 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है। मैक्सिमम 3 मिनट और 5-7 सेकंड एक्स्ट्रा अफोर्ड कर सकते हो, उसके अलावा नहीं कर सकते अगर आप 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाह रहे हो रीजनिंग में तो। और यकीन मानिएगा बच्चों, रीजनिंग में 35 में से 35 आराम से बन जाते हैं, प्रैक्टिस करोगे तो आराम से हो जाएंगे। चले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्या बोला गया है, मयंक्स वेडिंग टुक प्लेस इन चेन्नई। मयंक की शादी हो रही है चेन्नई में। However, he was not married to गीतू और वंशिका। मयंक की शादी गीतू और वंशिका से नहीं हो रही। अभी's वेडिंग टुक प्लेस इन अहमदाबाद। अभी की शादी अहमदाबाद में हो रही है। अभी's वेडिंग टुक प्लेस इन अहमदाबाद, रैम्बो इन दिल्ली। रैम्बो की शादी हो रही है दिल्ली में। However, neither of them married to जसमीत और बिंदिया। हालांकि इन दोनों की शादी जसमीत और बिंदिया से नहीं हो रही। इन दोनों की शादी जसमीत और बिंदिया से नहीं हो रही।
है ना, नाइदर ऑफ देम मैरिड टू जसमीत और बिंदिया, ठीक है ना। आगे दिया है वेडिंग इन कोलकाता टेक प्लेस इन फेब्रुआरी, है ना, जिसकी शादी कलकत्ता में हो रही है वो फरवरी महीने में हो रही है। अब देखो कलकत्ता फरवरी साथ में आना चाहिए, साथ में आने के लिए मेरे पास 3 जगह अवेलेबल है, कहीं पे भी आ सकता है। साइड में लिख लेते हैं बेटा कि जिसकी शादी फरवरी में हो रही है वो कलकत्ता में हो रही है, ठीक है। आगे दिया है हरमन्स वेडिंग टुक प्लेस इन अप्रैल बट इट नॉट इन अहमदाबाद। हरमन की शादी अप्रैल में हो रही है, हरमन ब्राइड का नाम है, यहां पे आप देख सकते हैं हरमन की शादी अप्रैल में हो रही है, पर हरमन की शादी अहमदाबाद में नहीं हो रही। देखो नेगेटिव लेफ्ट साइड लिखना है तो अहमदाबाद के बगल में लिखेंगे हरमन, यहां हरमन की शादी नहीं हो रही, ठीक है ना। चले आगे दिया है गीतू एंड इनप्रीत गॉट मैरिड इन फरवरी नवंबर इन चेन्नई कोलकाता नॉट इन द ऑर्डर। जरूर नहीं कि सेम सीक्वेंस में शादी करें। तो देखो यहां से क्या समझ में आ रहा है, गीतू की शादी या तो चेन्नई में होगी या तो कलकत्ता में, सेम वे इनप्रीत की शादी या तो चेन्नई में होगी या तो कलकत्ता में। अब थोड़ा यहां ध्यान से देखेंगे, चेन्नई में गीतू मना कर रखी है, समझ रहे क्या बोलना चाह रहे हैं हम, है ना। देखो यहां पे क्या बोला गया था, गीतू की शादी या तो चेन्नई में होगी या तो कलकत्ता में, पर चेन्नई में तो गीतू मना कर रखी है। चेन्नई में अगर गीतू मना कर रखी है तो चेन्नई में अगर आपको यहां पे गीतू मना कर दी है तो चेन्नई में कौन आ जाएगी भाई, जो बच गई दैट इज चेन्नई में आ जाएगी इनप्रीत, है ना। चेन्नई में शादी हो जाएगी इनप्रीत की, ठीक है ना। चेन्नई में अगर इनप्रीत की शादी हो रही है तो भाई गीतू की कहां होने वाली है, कलकत्ता में। चलो गीतू यहां पे आ जाएगी। अब देखो गीतू में फरवरी आ चुका है भाई, गीतू में अगर फरवरी आ चुका है तो नवंबर जाएगा यहां पे, दैट इज इनप्रीत में। आई होप इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, है ना। चले आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है, प्रिंस विजिटेड बेंगलुरु एंड कोलकाता ओनली आफ्टर हिज मैरिज इन दिसंबर। बोला प्रिंस की शादी कौन से महीने में हुई है भाई, दिसंबर में हुई है। चलो प्रिंस में दिसंबर आ गया। अब देखो यहां से आपको एक चीज बोली गई है ना, यहां से आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज समझ में आ रही है। बोला गया प्रिंस विजिटेड बेंगलुरु एंड कोलकाता, प्रिंस ने बेंगलुरु और कोलकाता विजिट किया, कब किया, ओनली आफ्टर हिज मैरिज, अपनी शादी के बाद ही विजिट किया है। बेटा अपनी शादी के बाद ही अगर विजिट किया है तो उसकी शादी वहां नहीं हुई, बोल सकते हैं। सिर्फ अपनी शादी के बाद विजिट किया है, शादी के बाद ही विजिट किया है, दैट मींस ना ही वो शादी के टाइम पे वहां था और ना ही शादी से पहले था। यानी यहां पे हम बोलेंगे कि प्रिंस की शादी बेंगलुरु कलकत्ता में नहीं हुई। अगर प्रिंस की शादी बेंगलुरु कलकत्ता में नहीं हुई तो बेंगलुरु कलकत्ता में ये दोनों आ जाएंगे। भाई प्रिंस में बेंगलुरु कलकत्ता मना किया है तो बेंगलुरु कलकत्ता के लिए ऊपर नीचे वाली जगह आ गई, तो लास्ट में जो सिटी बचेगी वो यहां पे आएगी। लास्ट में सिटी हमारे पास बची हुई है मुंबई, समझ रहे हैं। प्रिंस में बेंगलुरु कोलकाता मना किया है तो बेंगलुरु कोलकाता यहां चला जाएगा, तो लास्ट में जो सिटी बचेगा वो यहां पे फिक्स हो जाएगा, दैट इज मुंबई, ठीक है ना। आगे बोला है सुमित वॉज मैरिड टू जसमीत इन सितंबर, सुमित की शादी जसमीत से हो रही है सितंबर महीने में। बस इतना डेटा दिया है, ठीक है। अब देखो हमें एक चीज पता है, ये तीनों साथ में आने चाहिए, फरवरी कोलकाता और गीतू। अब तीनों साथ में आने के लिए एक ही जगह बची है हमारे पास, है ना, कि फरवरी कोलकाता और गीतू। चले इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी सभी को। चले अप्रैल हरमन साथ में आने चाहिए थे। अब यहां पे देखे अभी में हरमन मना कर दी है, भाई हरमन यहां नहीं है, हरमन यहां नहीं है तो हरमन यहीं पे आएगी, क्योंकि हरमन के साथ अप्रैल महीना आना चाहिए। हरमन यहां करते तो अप्रैल महीना साथ में नहीं आ सकता था, इसलिए हरमन और अप्रैल महीना दोनों यहां पे साथ में आ जाएंगे, ठीक है ना। चले सारे मंथ लिख चुके हैं, जो मंथ बचा होगा वो यहां पे आ जाएगा। मंथ की हम बात करें तो मंथ में बचा है हमारे पास जुलाई, ठीक है ना। चले सारे सिटी लिख चुके हैं, जो बचा होगा वो यहां पे आ जाएगा, सिटी बचा है बेंगलुरु, है ना। चले अभी की शादी जसमीत से नहीं हुई, जसमीत लिख चुके हैं। अभी की शादी बिंदिया से नहीं हुई, भाई बिंदिया यहां नहीं आएगी तो बिंदिया यहीं जाएगी, और लास्ट में जो बचेगा उसको यहां फिक्स करेंगे, दैट इज वंशिका, ठीक है। तो देखिए थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा, ज्यादा कुछ नहीं। जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ये चीजें बहुत आसान होने लगेगी, और ये क्वेश्चंस आराम से 3 मिनट में बन जाते हैं, है ना। बस प्रैक्टिस करना है। चलिए नेक्स्ट सवाल ट्राई करेंगे। आपके पास सेम टाइम अवेलेबल है, दैट इज 3 मिनट, 3.5 मिनट दे रहा हूं। चले थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे रहे हैं, ट्राई करेंगे।
लास्ट 1 मिनट रिमेनिंग। सो टाइम अप। चले, सो क्या करना था, सबसे पहले फ्रेंड्स के नाम लिखने हैं, बगल में डिपार्टमेंट आएंगे, सैलरी आएगा और एज आएगी। चले, सो देखते हैं क्या बोला गया है। बोला गया है बी वर्क्स इन डिपार्टमेंट एम। बी डिपार्टमेंट एम में काम कर रहा है एंड अर्न्स मोर देन 20,000। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में बच्चे जो ज्यादातर गलतियां करते हैं वो ये है, जैसे ही पढ़ लिया मोर देन 20,000 तो ऐसा साइड में लिख लेते हैं बी मोर देन 20। भाई ऐसा मत करो, है ना, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है ना, वैल्यू लिखना है। मोर देन 20 यानी वैल्यू कितना। वैल्यू की अगर बात करें 20 से ज्यादा हमारे पास कितना वैल्यू है, एक तो 25 है और एक 30 है ना। तो आप वैल्यू लिखोगे, देखो एग्जैक्टली नहीं पता कितना कमाएगा, पर स्टार्टिंग में आपको आइदर और लिख लेना है, आइदर 25 और 30 ऐसे करके लिख लेना है। लास्ट में एक आधी पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी, पर फिलहाल स्टार्टिंग में अगर 3 पॉसिबिलिटी आती है तो तीनों लिख लो, दैट इज उस जगह के लिए ज्यादा कुछ सोचना ना पड़े। चले, पहले 2 आती है, दोनों लिख लेते हैं भाई। मोर देन 20 यानी या तो वो 25,000 कमाएगा या तो 30,000 कमाएगा, है ना, या तो 25,000 कमाएगा या तो 30 कमाएगा। पर्सन हु इज 28 ईयर ओल्ड वर्क्स इन डिपार्टमेंट क्यू। बोला है जो 28 ईयर का है वो डिपार्टमेंट क्यू में काम कर रहा है। 32 ईयर ओल्ड पर्सन अर्न्स एटलीस्ट 20,000। 32 ईयर का जो पर्सन है वो कमा रहा है एटलीस्ट 20। फिर से एटलीस्ट 20 नहीं लिखोगे, वैल्यू लिखोगे। एटलीस्ट 20 यानी क्या, कम से कम 20। भाई कम से कम 20 यानी या तो 20 कमाएगा, 25 कमाएगा या तो 30 कमाएगा, ये तीनों में से कुछ भी हो सकता है ना। तो 32 ईयर ओल्ड पर्सन अर्न्स एटलीस्ट 20,000, दैट मींस या तो 20 कमाएगा, 25 या तो 30, तीनों वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, आगे दिया है पर्सन हु इज 26 ईयर ओल्ड अर्न्स 25,000। जिसकी उम्र 26 साल है वो 25,000 कमा रहा है। भाई 26 साल जिसकी उम्र है, अगर वो बंदा 25,000 कमा रहा है, 25,000 अगर यहां आ रहा है तो यहां से कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखो यहां पे सिर्फ 2 ही वैल्यू बच रहे हैं, या तो 25 या तो 20 या तो 30। ठीक है ना, आगे और बढ़ रहे हैं। आगे बोला है ए 15,000, ए अर्न्स 15,000 बट डज नॉट वर्क इन एन और पी। ए जो है 15,000 कमा रहा है पर एन और पी में काम नहीं कर रहा। ठीक है, फिर दिया है पर्सन हु इज 30 ईयर ओल्ड एंड हाईएस्ट सैलरी। अब देखो फिर से हाईएस्ट सैलरी ऐसा वर्ड मत लिख लेना, है ना। देखेंगे हाईएस्ट सैलरी दिया कितना है, बट इज 30,000, तो वैल्यू लिखेंगे। तो बोला गया है पर्सन हु इज 30 ईयर ओल्ड एंड हाईएस्ट सैलरी। बोला जिसकी उम्र 30 है वो हाईएस्ट सैलरी ले रहा है। हाईएस्ट सैलरी कितना ले रहा है, 30,000। सो 30,000 अगर यहां पे आया है तो यहां से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। चले, पर्सन हु इज 30 ईयर ओल्ड एंड हाईएस्ट सैलरी बट डज नॉट वर्क इन एम और एन। पर ये जो बंदा है वो एम और एन में काम नहीं कर रहा। देखो इससे एक और चीज समझ में आई, पर 30,000 वाला एम में काम नहीं कर रहा, तो एम में 30,000 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा कितना, 25,000। ठीक है ना। चले, इतना क्लियर है। और आगे बढ़ता है। चले, आगे दिया है ई डज नॉट वर्क इन डिपार्टमेंट पी और क्यू। ई जो है वो पी क्यू में काम नहीं कर रहा,
एंड हिज सैलरी इज नॉट सॉरी एंड हिज एज इज नॉट 32, ये पीक्यू में काम नहीं कर रहा और इसकी एज 32 भी नहीं है। एंड द सैलरी ऑफ डी इज लेस देन 20,000, डी की सैलरी 20,000 से कम है। अब अगर वैल्यू देखिए 20,000 से कम की तो हमारे पास दो ही वैल्यू है, या तो 10 या तो 15, या तो 10 या तो 15। अब डी की सैलरी 20 से कम है, यानी या तो 10,000 होगी या तो 15,000 होगी, पर देखो 15,000 तो लिख चुके ऑलरेडी, तो बच गया कितना 10,000, तो डी की सैलरी आ जाएगी 10,000। आई होप इतनी चीजें सभी को क्लियर हो चुकी है, ठीक है ना। अब देखें बाकी जो डेटा दिया रखा है उसको पढ़ने का ट्राई कर लेता है ना। चले बाकी जो डेटा दिया है उसको फिक्स करने का ट्राई करता है। चले कोई सेंटेंस मिस हो गया क्या? चले चेक करता है। चले 25,000 में एज कितना आ जाएगा? 26। 25,000 वाले का एज आएगा 26, है ना, यहां एज लिख रहे हैं अपने, ठीक है। चलो 20,000 वाले का एज आएगा 32, ठीक है। अब देखो 20,000 32 दोनों बाकी है। चले 28 और क्यू वो दोनों साथ में आएंगे। अब देखो यहां पे थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं, अगर थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं तो एक चीज समझ में आ रही है कि 30 और 30,000 साथ में आने हैं और 32 और 20,000 दोनों साथ में आने हैं, है ना, और दोनों के दोनों लिखने बाकी हैं, दोनों के दोनों लिखने अभी फिलहाल बाकी हैं। तो देखो 32 और 20,000 साथ में, अब दोनों साथ में कहां आ सकते हैं? एक तो ये जगह थी और एक ये जगह थी, पर यहां गौर से देखेंगे तो यहां 32 मना कर दिया है, पर यहां अगर 32 मना कर दिया है तो 32 यहीं पे आएगा, कि 32 के साथ तो 20,000 आना चाहिए, दोनों साथ में एक ही जगह पे आ सकते हैं। तो यहां पे लिखेंगे अपने 32 एज और 30,000। चले सारी सैलरी लिख ली, लास्ट में जो सैलरी बची वो यहां पे आ जाएगी। सैलरी बची हमारे पास 20,000, है ना, और 20,000, है ना, 20,000 वाले का सॉरी चले जस्ट अ मिनट, एक चीज देखें, यहां पे एज 32 मना किया है भाई, 32 एज यहां मना किया है तो 32 एज यहां आ रहा है, पर 32 के साथ सैलरी कितना था? 20,000 था, है ना, मैंने गलती से वहां पे 30,000 लिख लिया था। चले 32 के साथ, है ना, आ गया आपका 20,000 सैलरी। अब लास्ट में कितना बच गया भाई? 30,000 बच गया ना, तो 30,000 यहां पे आ जाएगा। सारी सैलरी लिख ली, लास्ट में 30,000 बचा, 30,000 यहां आ जाएगा। 30,000 के साथ एज कितना आ रहा है? 30 आ रहा है। 30,000 के साथ एज आ रहा है 30, और जिसका एज 30 है या जो 30,000 कमा रहा है वो बंदा एम और एन में काम नहीं कर रहा भाई, ये बंदा पीक्यू में नहीं कर रहा था, अब एमएन में भी मना कर दिया भाई, पीक्यू में मना था, एमएन में भी मना हो गया, तो लास्ट में क्या बच गया? ओ बच गया, तो वहां ओ लिख लेंगे, ठीक है ना। चले यहां पे बात करते हैं, ए की अगर बात करें तो ए एन और पी में काम नहीं कर रहा, ए एन और पी दोनों में काम नहीं कर रहा। अगर ये बंदा एनपी में काम नहीं कर रहा तो एनपी में यही करेंगे, है ना, ये एनपी में नहीं कर रहा तो एनपी में यही करेंगे। दैट मींस क्या? अगर इसने एन में काम किया तो ये पी में करेगा, या फिर इसने एन में काम किया तो ये पी में करेगा। लास्ट में जो बचेगा डिपार्टमेंट वो यहां पे आ जाएगा, दैट इज डिपार्टमेंट बचा है क्यू, और क्यू वाले की एज कितनी है? 28। क्यू वाले की एज है 28। लास्ट में अब जो एज बचेगी वो यहां पे आ जाएगी, दैट इज एज बची है हमारे पास, है ना, लिस्ट में से देखेंगे तो एज बची है 24, तो लास्ट में 24 यहां आ जाएगा। अब देखो इनके बारे में कुछ दिया नहीं है, कौन सा बंदा कौन से डिपार्टमेंट में काम करेगा ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो जब दिया नहीं है तो यहां पे फिक्स हो जाएगा क्या? आइदर और, डायरेक्टली फिक्स नहीं कर पाएंगे, यहां पे आइदर एन और पी आ जाएगा। क्लियर है? तो चले ये सवाल था हमारे पास। नेक्स्ट देखते हैं। देखो अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना, ज्यादा कुछ है नहीं क्वेश्चन में, बस ये थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग, है ना। इफ द नेम ऑफ द पर्सन रिप्रेजेंट सैलरी, तो इसमें से सही होगा, है ना, दैट इज ए की सैलरी और बी की सैलरी सम करोगे तो सी की सैलरी होनी चाहिए, उस तरीके का क्वेश्चन है ना। तो सैलरी का सम कर देना है, इसके अलावा कुछ नहीं, और देख लेना इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बाकी इसमें और कुछ नया नहीं है ना, जस्ट आंसर देखने और टिक लगाना है, और कुछ नया नहीं है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये रहा आपके पास क्वेश्चन। हो सकता है लास्ट में कुछ कट रहा है आपको दिख नहीं रहा हो, तो यहां पे एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, यहां पे मैं बोल देता हूं क्या लिखा है। रेड एंड ब्लू इज नॉट द कॉम्बिनेशन ऑफ शर्ट एंड ट्राउजर, बस इतना लिखा है कि रेड और ब्लू कॉम्बिनेशन नहीं है शर्ट और ट्राउजर का, इतना दिया है। रेड एंड ब्लू इज नॉट द कॉम्बिनेशन ऑफ शर्ट एंड ट्राउजर। चलो यहां पे भी सेम चीज बनेगा, पर्सन, पर्सन के बगल में बोलेगा, है ना, शर्ट का कलर एंड ट्राउजर का कलर,
देखो लेफ्ट साइड भी शर्ट और ट्राउजर बिल्कुल इस बार मेंशन करिएगा। क्यों करिएगा? क्योंकि देखो अभी तक हमने जहां पे लेफ्ट साइड है ना नेगेटिव चीजें लिख रहे थे, मान लो डिपार्टमेंट भी मिक्स कर दिया, सैलरी भी मिक्स कर दिया, ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि डिपार्टमेंट एबीसीडी करके था और सैलरी न्यूमेरिकल वैल्यू में था, तो हम एग्जैक्टली समझ पा रहे थे, है ना। भले नेगेटिव में लिख रहे हैं लेफ्ट साइड, सब मिक्स लिख रहे हैं, फिर भी समझ जा रहा है कि कौन सी चीज नेगेटिव में लिखी है। पर यहां शर्ट और ट्राउजर दोनों का कलर है, तो लेफ्ट साइड कलर लिखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए लेफ्ट साइड भी शर्ट और ट्राउजर बिल्कुल अलग से उसका टेबल बना देना, है ना, जिससे आपको कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, शर्ट और ट्राउजर नेगेटिव लिखो जो लेफ्ट साइड, उसको भी प्रॉपरली टेबल के फॉर्म में ही लिखिएगा जिससे कंफ्यूजन ना बनाए, है ना। चलिए, कुछ इस प्रकार टेबल बनाएंगे, है ना। और ये सवाल करने में हो सकता है आपको टाइम लग जाए थोड़ा सा, 4 मिनट दे रहे हैं, ट्राई करेंगे 4 मिनट के अंदर। आई नो थोड़ा सा टाइम कम लगेगा आप लोगों को क्योंकि पहली बार कर रहे हो अभी, तो टाइम कम लग सकता है, बट हैबिट यही डालना है कितने टाइम के अंदर आप कर पाओ उसको। ठीक है,
तो और 30 सेकंड दे रहे हैं, जल्दी से कंप्लीट करेंगे इस चीज को। देखते हैं एक बार। सो गाइस यहां पे हमें बोला गया है बी इज वियरिंग रेड कलर शर्ट। देखो एक मेन इंपॉर्टेंट चीज ये मिस हो सकती है कई बार। हम लोग है ना ऊपर का थोड़ा देख लिया ऊपर ऊपर से, और फिर मेन सेंटेंस ये मिस हो सकता है। थोड़ा ध्यान से, नो पर्सन इज वियरिंग शर्ट एंड ट्राउजर ऑफ द सेम कलर। शर्ट और ट्राउजर का कलर सेम नहीं है। मीन्स क्या, अगर कोई बंदा रेड कलर का शर्ट पहन रहा है तो वो रेड कलर का ट्राउजर नहीं पहनेगा, ये दिया है। चले आगे दिया है बी इज वियरिंग रेड कलर शर्ट एंड इज नॉट वियरिंग क्रीम और येलो ट्राउजर। बी जो है वो क्रीम और येलो कलर का ट्राउजर नहीं पहन रहा। डी इज वियरिंग ग्रीन शर्ट एंड इंडिगो ट्राउजर। डी इज वियरिंग ग्रीन शर्ट एंड इंडिगो ट्राउजर। कलर ऑफ ए शर्ट एंड एफ ट्राउजर इज सेम। बोलना चाह रहा है ए का शर्ट इज इक्वल टू एफ का ट्राउजर, यही चीज बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, या तो ऐसे लिख लो या तो फिर कुछ डिजाइन ही बना दो, ऐसे भी कुछ कर सकते हो कि ए का शर्ट और एफ का ट्राउजर सेम कलर का है ना। लिख नहीं रहे हो तो डिजाइन भी बना सकते हो, इतना कुछ दिक्कत नहीं है। चलो आगे क्या दिया है, ई शर्ट एंड सी ट्राउजर इज सेम। ई का शर्ट और सी का ट्राउजर दोनों सेम कलर का है ना। चले आगे, G is wearing blue shirt, E is wearing blue trouser. G is wearing blue shirt, E is wearing blue trouser. F is not wearing yellow dress. F yellow dress नहीं पहन रहा। येलो ड्रेस नहीं पहन रहा मीन्स क्या, येलो शर्ट भी नहीं पहन रहा, येलो ट्राउजर भी नहीं पहन रहा। E is not wearing white shirt. ए व्हाइट शर्ट नहीं पहन रहा। रेड एंड ब्लू इज नॉट द कॉम्बिनेशन ऑफ शर्ट ट्राउजर। ठीक है, आगे दिया है कि रेड और ब्लू कॉम्बिनेशन नहीं है। मींस अगर किसी ने रेड शर्ट पहना है तो वो ब्लू ट्राउजर नहीं पहनेगा, ऐसा कुछ। तो देखिए दो चीज हमारे लिए ध्यान में रखने वाली थी, एक रेड ब्लू कॉम्बिनेशन नहीं है और दूसरा शर्ट एंड ट्राउजर का कलर सेम नहीं है ना। ये दो चीज हमें थोड़ी सी ध्यान में रखनी थी, ठीक है ना। चले अब जरा देखते हैं कैसे इसको अप्रोच करेंगे। तो जितना हमें डेटा दिया है हम हर चीज लिख चुके हैं। अब हमने जैसे आपको सिखाया था थोड़ी देर पहले, भाई जिसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दी है उसको टारगेट करेंगे, है ना। या फिर यहां पे थोड़ा ध्यान से देखें तो हमें बोला है शर्ट और ट्राउजर का कलर सेम है, इसके शर्ट और इसके ट्राउजर का कलर सेम है, हमें ये दे रखा है। तो हमारा पहला काम क्या होगा कि कौन सा शर्ट और कौन सा ट्राउजर सेम कलर का है वो देखना है। आप देखोगे तो शर्ट और ट्राउजर में हर कलर सेम नहीं है, कलर अलग अलग है ना। तो देखिए सबसे पहले तो क्या है, जिस कलर को लिख चुके हैं ना उसको कैंसिल आउट कर देता है, जिसको लिख चुके हैं उसको कैंसिल आउट कर देता है। तो देखो अभी तक कौन कौन से लिख चुके हो, रेड ग्रीन और ब्लू ये लिख चुके हो ना। शर्ट में रेड ग्रीन और ब्लू, इसको कैंसिल कर दिया। ट्राउजर में इंडिगो ब्लू लिख चुके हैं, तो भाई ट्राउजर की बात करें तो इंडिगो और ब्लू लिख चुके हैं, तो इंडिगो और ब्लू दोनों को हटा देते हैं। चलिए ब्लू हटा दिया और इंडिगो हटा दिया। अब थोड़ा ध्यान से, इसका शर्ट इसका ट्राउजर सेम कलर का और इसका सेम कलर का। चलो सेम कलर ढूंढने का ट्राई करते हैं। शर्ट और ट्राउजर में कलर कॉमन कौन से हैं? देखो शर्ट की बात करें हमारे पास, है ना, शर्ट की बात करें तो शर्ट में और ट्राउजर में कलर कॉमन कौन से हैं? एक तो व्हाइट है दोनों जगह पे, ब्लैक भी दोनों जगह पे है और दोनों जगह पे है येलो। ये तीन ही कलर सेम है, उसके अलावा कोई कलर सेम नहीं है। दैट मीन्स क्या कि ये जगह पे और ये जगह पे
इनमें से एक कलर आएगा रेड ब्लैक, सॉरी या ब्लैक व्हाइट एंड येलो, ये तीन ही कलर आने वाले हैं। तीन कलर में से कोई भी दो कलर यहां पे फिक्स होने वाला है। अब कौन सा कहां हो रहा है ध्यान से देखते हैं जरा। देखो ए में व्हाइट मना किया है, अगर भाई ए व्हाइट नहीं पहन रहा तो ये भी व्हाइट नहीं पहनेगा, सिंपल सी चीज है। चलो ए में व्हाइट मना किया है, ठीक है। अब बचा कौन सा भाई, व्हाइट नहीं है तो बच रहा है ब्लैक, बच रहा है येलो, है ना। ए ने व्हाइट नहीं पहना, अब मान लो ए येलो पहन रहा है, अगर इसने येलो पहना तो इसको भी येलो पहनना पड़ेगा, पर इसमें तो येलो मना कर दिया ऑलरेडी, तो ए ना ही व्हाइट पहनेगा और ना ही येलो पहनेगा। भाई व्हाइट और येलो जब नहीं पहन रहा, ना ही व्हाइट पहन रहा है ना ही येलो पहन रहा है, तो बचा क्या, ब्लैक। दैट इज यहां पे हमारे पास शर्ट फिक्स हो रहा है ब्लैक कलर का। चलो यहां पे ब्लैक शर्ट फिक्स हो रहा है तो यहां ब्लैक ट्राउजर फिक्स हो जाएगा। आई होप इतनी बात आप समझ गए होंगे। चले तो ब्लैक को रिमूव कर देते हैं अब, क्योंकि ब्लैक भी बढ़ चुके हैं। चले अब बचा है मेरे पास व्हाइट, बचा है येलो। अब बचा है व्हाइट और येलो, तो या तो इन दोनों जगह या तो व्हाइट आएगा या तो येलो आएगा, पर कहां पे क्या आएगा वो समझ नहीं आ रहा अभी। क्यों, क्योंकि बगल में नेगेटिव चीज नहीं दे रखी है ना। मान लो यहां पे नेगेटिव बोला होता कि ये व्हाइट नहीं पहनने वाला, तो यहां येलो कर देते दोनों जगह पे, पर फिलहाल नेगेटिव चीज नहीं दे रखी है। दैट मींस क्वेश्चन हमारा यहां से आगे नहीं बढ़ेगा और कुछ सोचना पड़ेगा, है ना। अब और कुछ अगर सोचना है तो उसको सोचना पड़ेगा जहां पे सबसे ज्यादा नेगेटिव चीजें दे रखी है। अब सबसे ज्यादा नेगेटिव चीजें मुझे कहां दे रखी है, देखो इसका जो नेगेटिव दिया था यहां से तुमने सोच लिया, तो इसकी जरूरत है नहीं अभी। तो अभी नेगेटिव जो मुझे सबसे ज्यादा दिख रहा है वो दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ बी में, क्योंकि ए का भी तो लिख लिया हमने, एक ए में जो नेगेटिव दिया था उसके बारे में भी सोच लिया है, एफ का भी सोच लिया है, तो बचा सिर्फ बी। तो बी को सोचने का ट्राई करेंगे। चलो बी में क्रीम और येलो ट्राउजर नहीं आ रहा, भाई क्रीम और येलो नहीं आ रहा तो साथ में और कौन नहीं आ रहा, रेड भी नहीं आ रहा, क्योंकि लिखा था ना शर्ट एंड ट्राउजर का कलर सेम नहीं है ना। और कौन सा नहीं आ रहा, भाई ब्लू भी नहीं आ रहा, क्योंकि रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन नहीं है। ये चार कलर नहीं आएंगे, क्रीम येलो रेड ब्लू। चलो जरा देखते हैं एक बार। ब्लू नहीं आएगा, कैंसिल कर चुके हैं, है ना। क्रीम नहीं आएगा, भाई ये नहीं आएगा, क्रीम नहीं आने वाला, है ना। देखो कौन कौन से नहीं आने वाला, एक बार मैं मार्क कर रहा हूं बिल्कुल ध्यान से। भाई क्रीम नहीं आने वाला, ब्लू नहीं आने वाला, रेड और येलो भी नहीं आने वाला, ना ही येलो आएगा ना ही रेड आएगा। भाई इतने कलर नहीं आने वाले। आप देख सकते हो हर कलर कैंसिल हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ बचा कौन सा, व्हाइट। बाकी एक भी कलर नहीं आ सकता, बाकी सारे कैंसिल हो चुके हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास जो कलर बच रहा है वो बच रहा है व्हाइट, है ना। तो चलो यहां पे लिख लेंगे अब व्हाइट। ये चारों कलर नहीं आने वाले तो बच रहा है सिर्फ व्हाइट। चलो जब व्हाइट यहां पे आ गया दैट मींस व्हाइट यहां नहीं आ सकता, भाई इसका शर्ट और इसका ट्राउजर सेम कलर का था। अब सेम कलर में हमने गिने चुने, है ना, गिने चुने कुछ कलर निकाले थे, दैट इज येलो व्हाइट एंड ब्लैक। ब्लैक ऑलरेडी लिख चुके थे, व्हाइट लिख लिया, दैट इज अब सिर्फ बचा है हमारे पास येलो। इस वजह से यहां पे येलो हो जाएगा और यहां भी येलो हो जाएगा, है ना, क्योंकि शर्ट और ट्राउजर का कलर सेम था। अब सेम कलर में हमारे पास दोनों जगह पे सिर्फ और सिर्फ येलो बच रहा है, बाकी के कैंसिल हो चुके हैं, ठीक है ना। आई होप इतनी चीजें सबको क्लियर है। अब देखो यहां पे जी में शर्ट ब्लू है, शर्ट ब्लू है, ब्लू शर्ट है तो कौन सा ट्राउजर नहीं आएगा भाई, रेड नहीं आएगा, रेड और ब्लू का कॉम्बिनेशन नहीं है। अगर यहां ब्लू है तो यहां रेड नहीं आएगा, रेड यहां नहीं आएगा तो रेड ऊपर जाएगा, और लास्ट में जो कलर बचा होगा वो फिक्स कर लेंगे हम, है ना। अब लास्ट में हमारे पास जो ट्राउजर का कलर बचा होगा वो फिक्स कर लेंगे, दैट इज ट्राउजर का कलर हमारे पास बचा हुआ है क्रीम, ठीक है ना। चले अब बात करें अगर शर्ट की, शर्ट में हमारे पास जो कलर बचा हुआ है, देखो शर्ट में हमारे पास एक कलर बचा हुआ है व्हाइट और एक बचा हुआ है वायलेट, ठीक है ना। व्हाइट और वायलेट बचा हुआ है। अब देखो व्हाइट कहां आएगा वायलेट कहां आएगा दिया नहीं है, कहीं पे भी नेगेटिव इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि ये बंदा व्हाइट नहीं पहनेगा, ये बंदा वायलेट नहीं पहनेगा, ऐसा कुछ दिया नहीं है। तो जब नेगेटिव इंफॉर्मेशन नहीं दी गई वहां पे लग जाएगा आइदर और, दैट इज अगर इसने व्हाइट पहना तो ये वायलेट पहनेगा और इसने व्हाइट पहना तो ये वायलेट पहनेगा। तो इस तरीके से आपका ये सवाल हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप सभी को क्लियर हो गया है कि इस सवाल को कैसे अप्रोच करना था, है ना। बस थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ेगा, जैसे जैसे क्वेश्चंस आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा और ध्यान से करेंगे। और ये सवाल, है ना, कहने को छोटा है लेकिन अच्छा सवाल है, ठीक है। काफी छोटा सा सवाल है लेकिन अच्छा सवाल है।
चलो एक जगह फैमिली लिखेंगे और एक जगह कार लिखेंगे। देखिए एक सेंटेंस यहां पे है, मेंबर्स ऑफ ऑल दी फैमिली, एनीवन की जगह पे ऑल कर रहा हूं, मेंबर्स ऑफ ऑल दी फैमिली ट्रैवल इन डिफरेंट कार। बोला जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं वो सब अलग अलग कार में जा रहे हैं। इसका मीनिंग क्या? जैसे मान लो फैमिली, हमारे पास एक फैमिली है, सपोज फैमिली एक्स। अगर फैमिली एक्स में 3 मेंबर है ना, तो तीनों अलग अलग कार में जा रहा है, ये बोलना चाह रहा है। एक कार 1 में जाएगा, दूसरा 2 में, तीसरा 3 में। सेम वे अगर हमारे पास फैमिली वाई है, वाई में अगर 3 मेंबर है तो तीनों अलग अलग कार में जाएंगे, सेम कार में फैमिली के मेंबर नहीं होंगे, ये बोलना चाह रहा है, और कुछ भी नहीं। ठीक है।
चलो एक्स्ट्रा 30 सेकंड दे रहे हैं, जल्दी से कंप्लीट करिएगा। चले देखते हैं। देखिए हमें यहाँ पे 3 इंफॉर्मेशन दे रखी है, यहाँ पे टोटली 3 इंफॉर्मेशन है। पहला इंफॉर्मेशन मेंबर्स ऑफ ऑल द फैमिली ट्रैवल इन डिफरेंट कार, इसका मीनिंग मैंने आपको समझा दिया। दूसरा इंफॉर्मेशन है ईच कार हैज एटलीस्ट 1 मेल 1 फीमेल। हमारे पास जितनी भी कार है, जैसे 3 कार दे रखी है हमें, कार 1 2 एंड 3, तो जितनी भी कार है हर एक कार में कम से कम एक मेल आना चाहिए और एक फीमेल आनी चाहिए। और आगे दिया है ईच फैमिली हैज एटलीस्ट 2 मेंबर, हर एक फैमिली में कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए। चलिए मेन डेटा अपना नीचे से शुरू हो रहा है, चेक करते हैं क्या है। बोला है ए बिलोंग्स टू फैमिली वाई, ए बिलोंग्स टू फैमिली वाई एंड ही ट्रेवल्स इन कार 3। ही, यहां से भी डिसाइड करना पड़ेगा कौन मेल है कौन फीमेल है ना। तो ही बोला है, दैट इज ए क्या हो गया, मेल। अब देखो ब्लड रिलेशन हम पढ़ रखे हैं, तो ब्लड रिलेशन के अंदर हम एक चीज करते हैं, मेल है तो प्लस सिंबल कर देते हैं और फीमेल है तो माइनस सिंबल कर देते हैं। दैट इज ए क्या है, मेल है, मेल है तो ए के ऊपर प्लस कर देता है ना। ही ट्रेवल्स इन कार नंबर 3। चलिए पहला सेंटेंस क्लियर है कि ए बिलोंग्स टू फैमिली वाई एंड ही है, मेल है तो प्लस कर दिया, ट्रेवल्स इन कार नंबर 3। आगे दिया है डी इज द वाइफ ऑफ ई, डी वाइफ है, वाइफ यानी फीमेल है, ई की वाइफ है यानी ई उसका हस्बैंड होगा, है ना। एंड दे ट्रैवल इन कार 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली, भाई रिस्पेक्टिवली बोला है, दैट मींस डी हो जाएगा आपका कार 1 में और ई हो जाएगा कार 2 में, है ना। डी इज द वाइफ ऑफ ई एंड दे ट्रैवल इन कार 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, चल ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड वाइफ है तो दोनों सेम फैमिली को बिलोंग करेंगे, जो भी फैमिली हो, है ना। आगे दिया है एच इज द सन ऑफ बी, एच सन है बी का, एच सन है मींस मेल है। एच इज द सन ऑफ बी, बी इज वाइफ ऑफ जी, एच बी का सन है और बी वाइफ है जी की। चलो बी वाइफ यानी बी फीमेल, जी की वाइफ यानी जी उसका हस्बैंड, है ना। तो बोला है एच इज सन ऑफ बी, बी इज वाइफ ऑफ जी एंड दे बिलोंग टू फैमिली जेड, और ये तीनों फैमिली जेड को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है ना। चलो आगे बोला है सी इज द डॉटर ऑफ एफ, एफ इज द वाइफ ऑफ ए, सी इज द डॉटर ऑफ एफ, एफ इज द वाइफ, वाइफ यानी फीमेल है ना, सी डॉटर है मींस फीमेल है, सी इज द डॉटर ऑफ एफ, एफ इज वाइफ ऑफ ए। अगर ए फैमिली वाई को बिलोंग कर रहा है और एफ उसकी वाइफ है तो ये भी वाई को करेगा, और ये उसकी डॉटर है सी जो है तो वो भी वाई को करेगी, है ना। तो यहां पे फैमिली हमारे पास सारी फिक्स हो गई है। अब बची सिर्फ एक ही फैमिली, दैट इज फैमिली एक्स, और हमें बोला गया था कि हर फैमिली में कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए, दैट इज फैमिली एक्स बची है तो एक्स के अंदर ये दोनों मेंबर आ जाएंगे। ठीक है, आगे बोला है सी ट्रेवल्स इन कार नंबर 2, सी जो है वो कार 2 में ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, जी डज नॉट ट्रैवल विथ एफ, आगे दिया है बेटा कि जी और एफ साथ में ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। अच्छा, जी और एफ साथ में ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अब जरा चेक करते हैं कि अब क्या करेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे। अब जस्ट थोड़ा सा सोचना है, ज्यादा कुछ नहीं। अब सोचना कैसे है, यही 3 सेंटेंस है। एक बोला था हर कार में एक मेल और एक फीमेल आना चाहिए, सेम कार में है ना फैमिली मेंबर्स ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, और हर एक फैमिली में कम से कम 2 मेंबर है। बस इतनी चीजों से सोचना है। तो चलो एक बात देखते हैं जरा। जैसे देखो वाई में कार 3 आ चुकी है, वाई में कार 2 आ चुकी है, तो वाई में बचा क्या 1। भाई हमें सीधा बोला गया है कि हर है ना सेम कार में सेम फैमिली मेंबर नहीं जा रहे, तो वाई में 3 है 2 है तो वाई में बचेगा 1। सेम वे देखो एक्स में 1 भी आ गया 2 भी आ गया। अब जेड में 1 भी बाकी है 2 भी बाकी है 3 भी बाकी है। अब यहां से हमारा सवाल आगे नहीं बढ़ रहा। अगर इस थिंकिंग से आगे नहीं बढ़ रहा तो कुछ और सोचते हैं ना। क्या सोचेंगे, बोला गया था हर कार में
कंफर्म एक मेल और एक फीमेल आना चाहिए। जैसे हम देखते हैं, जैसे हम थोड़ा सा देखें, अगर देखो कार्ड नंबर 3 में मेल आ चुका है, कार्ड नंबर 3 में मेल आ चुका है, तो कार्ड नंबर 3 में बचा कौन है? फीमेल। अब देखो कार्ड 3 कहां कहां आ सकती है? 1, 2 और 3 जगह, पर ये दोनों तो मेल है, ये दोनों तो मेल है, दैट इज यहां कार्ड 3 नहीं आएगा। कार्ड 3 में एक मेल आ चुका है, तो अब आनी चाहिए फीमेल, दैट इज ये हो जाएगी कार्ड 3। ठीक है ना? अब देखो Z में 3 आ चुका है, Z में 3 आ चुका है, तो Z में बचा क्या? 2 बचा, 1 बचा। अब G की, है ना, हमें बोला था G और F तो साथ में ट्रैवल नहीं कर रहे, तो F अगर 1 में कर रहा है तो G 1 में नहीं करेगा। G और F साथ में ट्रैवल नहीं कर रहे, दैट मींस F अगर 1 में कर रहा है तो G 1 में नहीं करेगा। अब G 1 में नहीं करेगा, G 3 में भी नहीं करेगा, क्योंकि Z में ऑलरेडी 3 आ चुका है, तो यहां 1 नहीं आएगा, यहां 3 नहीं आएगा, तो फाइनली बचेगा क्या? 2, है ना? तो देखो Z में 3 आ गया, 2 आ गया, तो लास्ट में बच गया 1। इस तरीके से ये सवाल बनेगा हमारा। ठीक है, चले सो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट मजेदार सवाल की तरफ, है ना? चले, बस इतने ही सवाल थे। तो ये था हमारा कैटेगराइज बेस्ड पजल। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम एक नया टाइप का पजल देखेंगे, दैट इज देखेंगे फ्लोर बेस्ड पजल। ठीक है, तो चले फिर फिलहाल यहां तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।